साथ ही बिहार में भी तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 1.95 लाख नए केस, तो बिहार में मिले 2844 मामले। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। आपदा समूह की बैठक में लिया गया फैसला, हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी हार्डवेयर और बीज की दुकानें। बिहार में दिखने लगा यास तूफान का असर, तेज आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान 60 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है और ऐसे में पिछले 24 घंटे में लगभग 2 लाख से कम मामले सामने आए हैं और ये 41 दिनों के बाद इस तरीके की तस्वीर दिख रही है जब पिछले 24 घंटे में मामलों में भारी कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में लगभग 3496 लोगों की मौत की भी बातें सामने आ रही है। इसके साथ साथ कोरोना से अब तक लगभग 3.26 लाख लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो पिछले 24 घंटे में लगातार देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम होती हुई दिख रही है और ऐसे में अब थोड़ी राहत की सांस लोग लेते हुए भी दिख रहे हैं। कोरोना से अब तक 3.26 लाख लोग ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं और ऐसे में अब संक्रमितों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण की घटते हुए मामले और साथ ही साथ अब लगभग 1 सप्ताह के बाद मौत के मामले में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो बिल्कुल जिस तरीके से मामले देखा जाए, ऐसे में लगभग 41 से 42 दिनों के बाद अब देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो काफी तेजी से गिरती हुई दिख रही है। इधर बात अगर बिहार की करें तो बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में भी काफी गिरावट आ रही है और राज्य में 41 दिनों के बाद कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3000 के नीचे चला गया है। यानी कि संक्रमण की रफ्तार लगातार अब कम होती हुई दिख रही है। प्रदेश में लॉकडाउन की जो घोषणा की गई थी उसका असर भी दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2844 नए मरीज सामने आए हैं। 12 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर की पीक शुरुआत हुई थी। उस दिन 2999 नए संक्रमित मरीज सामने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके मामलों में कमी होती दिख रही है और संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हो रही है। एक दिन में जो संक्रमितों की बात की जाए तो वो काफी कम दिख रहे हैं। ऐसे में अब आंकड़ा कम हो रहा है तो दूसरी तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण दर में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ा सोमवार की अगर बात की जाए तो सोमवार को जो मामले सामने आए थे वो घटकर 2.22% पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में, यानी कि पटना जो जिला है उसमें अगर बात की जाए तो पटना जिला में सर्वाधिक 490 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 124, बेगूसराय में 141, गया में 139, कटिहार में 132, समस्तीपुर जो कि पटना के बाद दूसरा सबसे संक्रमित जिला बना जहां 201 नए मामले सामने आए और पश्चिम चंपारण में 104 मरीज मिले। राजधानी पटना सहित सिर्फ 7 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से अधिक नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो बिल्कुल इस खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा से जुड़े हुए हैं। सर, संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है और ऐसे में राजधानी अब भी हॉटस्पॉट की तरह ही देख रहे हैं, क्योंकि यहां भी संक्रमण की रफ्तार कमी तो है लेकिन आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल निर्भय, अभी जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हालात अभी भी आप कह सकते हैं कि रेड जोन में ही अभी हम सब जितने बिहारवासी हैं और देश भी आप कह सकते हैं पूरा देश अभी भी रेड जोन में है। अभी जो हालात बने हुए हैं, हालांकि पूरे स्थिति में ये कह सकते हैं कि आंकड़ा लगातार गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो स्थिति है, जो लॉकडाउन का, ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का असर है, लॉकडाउन की वजह से ही आज ये आंकड़ा इस तरह से गिरा है। बिल्कुल, इसके साथ ही अभी सख्ती बरतने की जरूरत है, साथ ही साथ सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। लेकिन लोगों में अब लापरवाही भी दिखने लगी है सर। जिस तरीके से अगर मामले देखें तो मामले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आज सड़कों पर आप देखेंगे तो भले ही सरकार ने अब तीसरे लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सड़कों पर भीड़ भी बढ़ गई है। नहीं, बिल्कुल सड़कों पर भीड़ है, इसी बात की तो चिंता है और यही बात लोग समझने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है जो आंकड़ा पेश कर दिया जाता है और उसके बाद हालात सब कुछ सामान्य हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। अभी भी आप कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है। जब तक जो है आम पब्लिक इस बात को नहीं समझेगी, गंभीरता से नहीं लेगी,
तो आप तय मानिए कि 10 दिन के बाद अगर लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वही हालत पैदा होंगे। और फिर जो लगातार जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर की चपेट में हम सब आ जाएंगे, तो ये स्थिति सबसे बड़ी जवाबदेही जो है आम पब्लिक की है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जो कोरोना गाइडलाइन जो जारी किया है उसको फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग जो है लापरवाह हैं और इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन सर देखा जाए जहां एक तरफ देश के साथ साथ बिहार में भी संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होती तो दिख रही है, लेकिन मरने वालों का जो आंकड़ा है, जहां एक तरफ संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी दिख रही है, तो दूसरी तरफ मरने वालों के आंकड़े में कमी उतनी तेजी से नहीं गिर रही है। नहीं, दरअसल है क्या कि जो पहले से जो संक्रमित थे, जिनकी स्थिति ज्यादा नाजुक थी और खराब थी, उनका जो डेथ उन्हीं का ज्यादा हो रहा है। वैसे स्थिति में नए जो संक्रमित हैं उनकी संख्या कम हुई है और ये तकरीबन आप जान लीजिए 25 से 26 तक का ये तारीख तक ये जो स्थिति जो है आज के बाद जो हालात हैं वो धीरे धीरे थोड़े से कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे और जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 15 से 20 दिन का जो फासला होता है कोरोना संक्रमण के बीच, इसमें जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 15 से 20 दिन तक का वो आंकड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन अब जो आंकड़ा है मौत का आंकड़ा भी आस्ते आस्ते कम हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है कि हमें इस स्थिति की गंभीरता को समझना होगा, ताकि ये जो मौत का आंकड़ा है, ये संक्रमण का जो दर है, तो फिर बढ़ न जाए। बिल्कुल, ये मौत का आंकड़ा है और संक्रमण का जो दर है वो बढ़ ना जाए, इसको लेकर के लगातार लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरीके से देश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है वो उतनी तेजी से कम नहीं हो रही है जितनी तेजी से देश में संक्रमण, चाहे वो देश की बात करें या फिर बिहार स्तर पर बात करें, तो वो संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में लोग जो है वो लगातार लापरवाही का आलम जो है वो लोगों के बीच में दिख रहा है। लोग कोरोना संक्रमण की घटती हुई इस रफ्तार को देख करके शायद ये समझ रहे हैं कि अब हम इस बीमारी से दूर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को सचेत होने की जरूरत है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल बिहार में दिखने लगा है आज तूफान का असर। जिस तरीके से तस्वीरें आई थी और उसके बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, इसके मुताबिक अब परिवर्तन दिख रहा है मौसम में और बारिश के आसार दिख रहे हैं। राजधानी पटना की अगर बात करें तो आसमानों में बादल दिख रहे हैं। यास तूफान को लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और अब उसका असर दिख रहा है। विभाग ने बारिश, तेज हवा का भी अनुमान जताया था और लगभग वैसी तस्वीरें दिख रही हैं। सुबह से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 25 के बाद से जो तस्वीरें उभरेंगी वो डराने वाली होंगी और जहां एक तरफ बंगाल और उड़ीसा में अब जो यास तूफान है वो अपना कहर धीरे धीरे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में भी अलर्ट को लेकर के अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसका असर दिख रहा है और मौसम में परिवर्तन हो चुका है। बारिश के आसार दिख रहे हैं। बिहार में अब धीरे धीरे मौसम बदलता हुआ दिख रहा है और कई जिलों की तस्वीरें सामने आई जहां पर साफ तौर पर मौसम में परिवर्तन दिख रहा है। करवटें बदल दी है मौसम ने और अब आसमान में बादल हैं और बारिश की संभावना है, कभी भी बारिश होने की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया था कि तेज हवाएं होंगी, जिसके कारण लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, किसी भी तरीके के पेड़, बड़े पेड़ के पास लोग अपना शरण ना लें। साथ ही साथ अगर घर आपके कमजोर हो तो आप फिलहाल उससे दूरी बना करके रखें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सेफ जगह का इस्तेमाल करें और इसको लेकर के बाज़ाब्ते मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसको लेकर के लोगों में अब कहीं ना कहीं मौसम के परिवर्तन को लेकर के सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि मौसम अब बदलने लगा है और कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम परिवर्तन हो गया। आसमानों में काले बादल है, इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी हवाएं भी अब बिहार में दिखने लगी है। बिहार में जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में मौसम विभाग के उस अनुमान को पूरी तरीके से समझते हुए, उसको देखते हुए सुरक्षित रहने की जरूरत है। तो जिस तरीके से जहां एक तरफ तस्वीरें बदल रही है और यास तूफान का जो संभावनाएं थी वो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही है। इधर बढ़ेंगे आगे और अब बात बिहार में कोरोना गाइडलाइन की करेंगे। बिहार में कोरोना महामारी के बीच नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को अब 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार में लॉकडाउन पार्ट 3 का ऐलान खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके किया। इसके साथ ही बिहार सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 के जरिए गाइडलाइन भी जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के सभी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि जो बातें कही गई है उसमें से पुलिस प्रशासन, डाक, दूरसंचार, बिजली, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, जलापूर्ति सहित जो भी जरूरी सेवाओं के कार्यालय होंगे वो पहले की ही तरह काम करेंगे। वहीं निर्माण सामग्री तथा निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें हफ्ते में 2 दिन यानी कि सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से
10 बजे तक, और वहीं अगर गांव के जो नियम है उसके मुताबिक गांव में खुलेंगे 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इसके साथ ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित जो प्रतिष्ठान होंगे उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है, और इसके लिए बाजाबते दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 बजे से 12 बजे तक। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बिहार में लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है, और इसको लेकर के आज यानी कि पार्ट 2 जो है, लॉकडाउन पार्ट 2 25 मई तक था, और अब आगे की बात की जाए तो लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत 26 मई से लेकर के 1 जून तक जारी रहेगा। उसके लिए बाजाबते सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के मुताबिक अब साफ तौर पर जो सरकारें हैं वो अपने स्तर से तैयारी कर रही है, प्रशासन अपने स्तर से तैयारी कर रहा है, और ऐसे में अब लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है और प्रशासनिक गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करने की जरूरत है। इधर औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में राजद कोविड सेवा केंद्र की स्थापना की गई। आपको बता दें कि ओबरा विधायक ऋषि कुमार यादव ने ओबरा विधानसभा के दोनों प्रखंड मुख्यालय में मुफ्त दवाई और अन्य चिकित्सीय सहायता देने का भी निर्णय लिया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सचिव अरुण कुमार यादव ने बताया कि 23 मई से यहां मुफ्त दवा वितरण का कार्य शुरू किया गया है। दवा लीजिए, इधर कोरोना संक्रमण के इस दौर में समस्तीपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दलसिंह सराय कोविड-19 केयर सेंटर के मेडिकल उपकरण गायब हो जाने के कारण स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद अनुमंडल अस्पताल के अध्यक्ष ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। तो आपको बता दूं कि जहां एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को सचेत होने की जरूरत है, संक्रमण को लेकर के प्रशासन अपने स्तर से तैयारी कर रही है, लेकिन अस्पताल के उपाध्यक्ष ने अब शिकायत की है और अस्पताल से कई उपकरण गायब होने के बाद अब प्रशासनिक महकमे में, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप दिख रहा है। इधर जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लड़की के पिता ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ मामला थाने में दर्ज कराया है। आपको बता दें कि शिकायत दर्ज कराने के उपरांत एक्शन में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपने सख्ती में है और ऐसे में किसी भी तरीके की घटना को लेकर के लगातार प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है, और ऐसे में घटना सामने आते ही पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि साफ तौर पर पुलिस का यह कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है और ऐसे में जांच के बाद ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इधर जमुई में निजी क्लिनिक की महिला स्टाफ के साथ डॉक्टर के द्वारा जबरदस्ती और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि थाना अध्यक्ष ने 20 घंटे तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद डीएसपी के जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। दरअसल जमुई जिले के झाझा स्थित जनता सेवा सदन नाम के हॉस्पिटल के संचालक द्वारा जिनका नाम डॉक्टर के शेट्टी है, पर अस्पताल में कार्य करने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया है। लड़की ने डॉक्टर के ऊपर घिनौनी करतूत के साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद झाझा एसडीपीओ सतीश चंद्र मिश्रा, झाझा थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सर मेरे साथ मारपीट किया, हाथापाई हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया डॉक्टर कन्हैया कुमार शेट्टी, तो उसी का विरोध किया तो वो पूरा हमको मारा चप्पल खोल के। सर वास्ते के आवेदन के संबंध में आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि उनके द्वारा एक आवेदन झाझा थाना को दिया गया है। मैंने थाना अध्यक्ष झाझा को निर्देशित किया है कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई। दरभंगा पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 किलो गांजा और 6,15,000 लगभग कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल सहित कई मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि दरभंगा के हाया घाट पुलिस टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा बीती रात 2 जगहों पर छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
रायघाट थाना पुलिस हमारे टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा कल रात में छापामारी करके रायघाट थाना अंतर्गत और बगल के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत 2 जगह पर छापामारी की गई। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 60 किलो गांजा बरामद हुआ है। 6,15,000 कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक, साइकिल, 5 मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इनकी सूचना थी कि ये हमारे जिला अंतर्गत गांजा की सप्लाई कर स्तर पर कर रहे थे। इसको लेकर हमारी टीम लगी हुई थी। इधर राजधानी पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और रोज दिन तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में मामला पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित मगध मेडिकल प्राइवेट अस्पताल के पास की है, जहां बाइकर्स गैंग ने रंगदारी नहीं देने पर गाड़ी चालक को मारकर अधमरा कर दिया। आनन फानन में घायल को पीएमसीएच में एडमिट किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी सीपी उर्फ चंद्र प्रकाश नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मगध हॉस्पिटल से तो 10% उसका 5 शेयर का खुला तो 500 रुपया चाहिए। 500 सिप्पी, रोहित और केसरी। कौन है ये लोग है काजीपुर में रहता है। स्मैक के पीता है और कॉर्लेक्स अथी जो दवा आता है सीसी वाला वो पीता है वहाँ पर हम लोग का पैसा से, और अंधाधुन मार करता है और बाहर से लड़का लोग को पकड़ के ला करके हम लोग को दिखा के मारता है। इधर मुंगेर में एक आरपीएफ जवान की क्रूरता देखने को मिली, जिसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद जवान ने खुद को थाना में जाकर सरेंडर भी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में बताया जा रहा है कि मृतका की मां ने जो बताया है उसके अनुसार आरोपी का किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसका विरोध करने पर जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी उसके जो मैके पक्ष द्वारा बताया जा रहा है, मैके पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि ससुराल वालों के द्वारा हत्या की गई है। 2 साल पहले शादी हुआ था। दहेज उहेज की भी आरोप लगाया गया है। दहेज की मांग की है। एक बेटी भी 3 दिन, एक बेटी, हाँ 3 दिन बेटी हुई है, जो अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल में है, शीशा में वो भी है। नहीं अभी तो नहीं, लेकिन गर्दन के पास निशान है। निशान अभी जो इधर औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामला टंडवा थाना क्षेत्र के बेला गांव का है, जहां पुलिस ने हंडिया पहाड़ी से मृतक युवक का शत शव बरामद किया है। परिजनों ने बताया कि 17 मई की सुबह से युवक लापता था, जिसके बाद टंडवा थाने में 7 लोगों को आरोपी बनाते हुए अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी, मगर पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चला ना उन्हें बड़े ही गमका है, कुछ तो मुंगल है क्या। हमने के तो भाई जानते ना है कि हमारा लड़का अपहरण करके मतलब मुंगा दिए। से बच्चा मिल गया, घर से अपहरण हुआ 17 तारीख का। बॉडी कब मिला? बॉडी मिला कल हो। मुआया हुए महेश भूया के दामाद बेटी, बात उसमें फंसा हुआ था। लड़का फंसा हुआ था 2 साल पहले। इधर लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक 25 साल की बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। दरअसल हलसी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के निवासी गोलू पासवान बिजली डेकोरेशन का काम किया करता था। एक शादी समारोह में बिजली से संबंधित काम करने के लिए वह पोल पर चढ़ने लगा। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर नालंदा जिले के खिलाफ थाना क्षेत्र के बिंडीडीह मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिंडीडीह लल्लू मोड़ पे घटना हुई है। बिंडीडीह लोग वाला आदमी फोन किए भैया के पास, भैया फोन किए कि गाड़ी लेके चल जाइए। हम लोग निमंत्रण में निकले हुए थे, कहा तो फोन किए तो हम देखे यहाँ पड़ी तो 2 गाड़ी के बीच में टक्कर थी। एगो वहीं पड़ी मौत हो गई थी, एक और महिला उसको साथ चल रहा था, एक और जेंट्स था, उसको अभी लाया यहाँ हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल लाए और लेने चल गए पटना, रेफर हो गया। 2 की मौत हो गई, 1 घायल।
इधर प्रदेश में मानसून के बीच बढ़ने वाले बाढ़ के खतरे को देखते हुए बेगूसराय जिले में भी प्रशासनिक अमले में गतिविधि तेज हो गई है तथा बांधों की सुरक्षा को लेकर के सरकार संवेदनशील भी दिख रही है। इसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार चौधरी ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के किल्ली पहाड़पुर, बंदवार, अजहर, परना सहित विभिन्न जगहों पर गंडक के तटबंधों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पिछले साल बाढ़ के समय कई जगहों पर बांध में सीपेज की समस्या उत्पन्न हो गई थी तथा दरारें भी आ गई थी, जिसको लेकर के प्रशासन पहले से ही तैयारी पूरी कर लेना चाहता है ताकि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बेगूसराय पर ना दिखे। हम लोग बांधों का, तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हैं, एएसडीएम साहब हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी भी हैं और बांधों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो पूर्व में पिछले साल कहीं कहीं पे सीपेज की घटनाएं हुई थी, शिकायत आई थी, तो हम लोगों ने उस समय उसको कवर किया था बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से। इस बार भी हम लोग वही निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमजोरी है तो उसको अभी ही नज़र में रख करके उसको दुरुस्त करके जारी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में प्रखंड स्तरीय जन सर्वे एवं एंटीजन टेस्ट आधारित कोविड जांच अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बोकारो और दुमका जिला को प्रथम चरण के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन सत्र के दौरान गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत खूटरी पंचायत की सेविका अनीता देवी, मीना देवी और सीएचओ प्रियंका मुर्मू से ऑनलाइन भी संवाद किया। सबसे पहले जो 25 से 5 जून तक जो कार्यक्रम शुरू होने वाली है, उसमें एक पंचायत में 2-3 दल बटा गया है। एक स्क्रीनिंग दल होगी और एक टेस्टिंग दल होगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग दल जाएंगी, डोर विजिट करेंगी, सभी सदस्यों के नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, कोविड से संबंधित जितने भी लक्षण है वो पूछेंगे स्क्रीनिंग के थ्रू। अगर इनमें से कोविड के एक भी अगर लक्षण पाए गए तो वो। इधर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के स्तर से लॉकडाउन सहित अन्य फैसले लिए गए, जिसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण न फैले, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रारंभिक स्तर पर ही इसका इलाज हो सके, इसलिए सहिया व सेविकाओं के बीच मुख्यमंत्री कोरोना किट का वितरण किया गया और इसकी शुरुआत सीएम के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने की। इस अवसर पर पंकज मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है, जिसका सीधा लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा और इससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को भी रोका जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये एक अच्छी कदम है और उनकी पहल है कि गांव-गांव में हम कोरोना जैसे बीमारी को कैसे रोकथाम कर सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट, ग्लव्स। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर विवादित बयान देने के बाद सुर्खियों में आने वाले सरायकेला खरसावां जिले के डॉक्टर आदित्य ओपी आनंद के मेडिकल जांच के बाद सोमवार सुबह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर उनके आदित्यपुर आवास पर छापेमारी करने ड्रग विभाग की टीम भी पहुंची थी, जिसके ठीक बाद पूर्व मंत्री और जमशेदपुर से विधायक सरयू राय भी डॉक्टर के घर पहुंचे। सरयू राय ने सरकार से अपील की कि वैश्विक महामारी के दौर में अस्पताल पर किसी तरह की कार्रवाई न की जाए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ की गई ये कार्रवाई सरकार को महंगी पड़ सकती है। जब बाद में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब को केस करके तो मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए, इनका पक्ष जानना चाहिए। तो बात हुई लोगों से और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती है और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना। जामताड़ा जिले में लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जामताड़ा साइबर थाना में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया गया। इस अपराधियों के पास से 4 मोटरसाइकिल, 18 मोबाइल फोन, 24 मोबाइल सिम
बैंक के एटीएम कार्ड्स और 34,500 रुपए भी नगद बरामद किए हैं। सभी अपराधी बैंक अधिकारी बनकर ठगी का काम किया करते थे। अपराध के नियंत्रण की दिशा में जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत कल कर्माटांड़ के डिफरेंट क्षेत्र में, कर्माटांड़ थाने के अलग अलग क्षेत्रों में छापामारी की गई सूचना के आधार पर। इसमें से कुल 10 अपराधकर्मी, साइबर अपराधकर्मी ऑन स्पॉट पकड़े। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।